कहानी जीबी रोड कोठा नंबर 42 और बहादुर शिल्पा की। दरअसल एक और छापा दिल्ली के बदनाम जीबी रोड के एक कोठे का, जहां लड़कियों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने चेहरे ढक लिए अपने दुपट्टों से। ये लड़कियां जानती हैं कि जब पुलिस और उनके साथ कैमरे आए तो उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस भी जानती है कहां तलाशी लेनी है और कहां पर तलाशी नहीं लेनी है। रेड पड़ने के बाद अगली सुबह होती है और जिंदगी लौट आती है पुराने ढर्रे पर, जैसा कि उम्मन आप तमामी लोग जानते हैं। सीख चुके पीछे से लड़कियों की फिर से आवाज देने लगती हैं। ग्राहकों को इनके चेहरों पर भड़कीला मेकअप होता है, शायद दर्द और निराशा की लकीरों को छिपाने के लिए। लेकिन असलियत यह है कि अब यही इनका घर है, जहां वो अपने अपने बर्बाद हो चुके परिवार के साथ रहती हैं। और जिस तरह से उनकी सुबह होती है इसी तरह से उनकी शाम भी हो जाती है, और हर दिन उनके लिए एक नई जिंदगी लेकर के आता है। हर दिन उनके लिए एक नया कस्टमर लेकर के आता है। आमतौर पर जीबी रोड पर काम इसी तरह चलता रहता है, जो कि साल के 12 महीने लड़कियों को बहला फुसला करके यहाँ लाया जाता है और दलालों के हाथ में बेच दिया जाता है, और इसके बाद उन्हें अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। और जो लोग इस तरह से लड़कियों को बहला फुसला कर यहाँ पर लाते हैं तो वो उनको इस काम में धकेलते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां अगर इसमें आनाकानी करती हैं तो उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। तमामी तरह की उनके साथ जुल्म सितम भी किए जाते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी कहानी है जीबी रोड के एक कोठे से भागने में कामयाब रही एक लड़की की, जिसका असली नाम कुछ और है, लेकिन चलिए उसे शिल्पा कह लेते हैं। शिल्पा को अच्छी नौकरी का लालच देकर के दिल्ली लाया जाता है, लेकिन उसे बेच दिया गया एक कोठे पर, जहां शुरू होती है उसकी दर्दनाक दास्तान। शिल्पा ने एनडीटीवी को खुद बताया कि 3 दिन तक मैं रोई। मैंने बोला ये काम नहीं कर सकती, तो रोज रोज मारा करते थे। मैंने कहा मत मारो मत मारो, कहा तो मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करवा दी। लेकिन शिल्पा ने कहा कि उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो खुद भी नहीं बता सकती है, और जबरदस्ती मार करके उसको इस काम के लिए राजी कराया गया। एनडीटीवी ने जब सवाल किया क्या रिकॉर्डिंग करवाई, तो शिल्पा का जवाब था मुझसे बुलवाया गया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ, मुझे पैसा कमाना था, पांव पर खड़े होना था, मेरी मर्जी से मैं काम करने आई हूँ। एनडीटीवी ने कहा वहां पर आपने क्या देखा, किस तरह का माहौल था? तो शिल्पा कहती है कि लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, वहां पर अच्छी तैयार करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, और मेरे को भी वैसा ही तैयार किया गया। एनडीटीवी कहती है कि नाबालिग लड़कियां भी हैं वहां पर। शिल्पा कहती है हाँ, छोटी छोटी लड़कियां हैं वहां पर, बहुत सारी हैं। उनमें से 75% लड़कियां धोखे से लाई गई होती हैं मेरी तरह, बाकी वहां पर अपनी मर्जी से आई होती है। बहरहाल कई दिन तक मारपीट जबरदस्ती के बाद देश के दूसरे कोनों से पहुंची लड़कियों की तरह शिल्पा भी टूट जाती है और सेक्स वर्कर के तौर पर वहां पर काम करने लगती है। लेकिन एक दिन किस्मत से उसका साथ दे दिया जाता है और उसका एक ग्राहक उसकी कहानी सुनकर के उसकी मदद के लिए भी राजी हो जाता है। बहरहाल वो ग्राहक ऐसा ही था जैसे ग्राहक रोज आया करते थे, लेकिन शिल्पा को नहीं मालूम था कि आज उसकी तकदीर जो है बदलने वाली है, आज उसकी किस्मत चमकने वाली है। शिल्पा ने बताया कि वो कस्टमर आए थे, उनका चेहरा देख करके लगा कि वो एक अच्छे इंसान है। थोड़ा देखा, बात की तो अच्छे लगे, मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बता दी। इसके बाद उस ग्राहक ने शिल्पा की बात उसके भाई से करवा दी और शिल्पा ने बता दिया कि वो कहां पर है। भाई जो है उसका तुरंत कर्नाटक पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां से एक पुलिस टीम के साथ दिल्ली आ जाता है। स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाता है और छापा मारने की योजना बनाई जाती है। लेकिन जब छापा पड़ता है तो शिल्पा वहां से लापता हो चुकी होती है, क्योंकि कोठा मालिकों को रेड की खबर पहले से ही मिल चुकी होती है। शिल्पा का कहना है कि वहां पुलिस के आने का मालूम पड़ जाता है आधे घंटे पहले ही। कैसे मालूम पड़ जाता है मालूम नहीं, लेकिन पता चलते ही ये लोग लड़कियों को सूट पहना करके बाहर भेज देते हैं, या फिर एक छोटी सी जगह पर 20 या 30 लड़कियों को घुसेड़ दिया जाता है। एनडीटीवी कहती है वहां क्या कोई कैबिन भी है? शिल्पा कहती है हाँ, छोटे छोटे रूम हैं, छोटी छोटी खिड़कियां हैं,
पुलिस आए तो वहीं छिपाते हैं, उनमें से कुछ नहीं है। हवा तक नहीं, सिर्फ अंधेरा है, मर भी जाती हैं लड़कियां वहां पर, और इस तरह के केस वहां आए दिन होते जाते हैं। एनडीटीवी, क्या लोकल पुलिस मिली हुई है इन तमामी तरह के केसेस से? शिल्पा कहती है हाँ, ये बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि लोकल पुलिस वहां पर मिली हुई है। बहरहाल पुलिस की रेड में कुछ न मिलने पर भी शिल्पा के भाई ने हार नहीं मानी। उसने कोटा नंबर 42 पर फिर 2 आदमी भेजे, जो इस बार मोबाइल फोन से शिल्पा की तस्वीर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, जो इस बात का सबूत था कि शिल्पा भी उस कोटे पर मौजूद है। लोकल पुलिस से शिल्पा के भाई को मदद नहीं मिल पा रही थी। आमतौर पर लोकल पुलिस का रवैया लापरवाही भरा इसलिए होता है क्योंकि ये कोठे उनके लिए मंथली यानी कि महीने की एक मुक्त रिश्वत का जरिया होती है। हालांकि इस मामले में लोकल पुलिस इससे साफ इनकार कर रही होती है। आखिरकार शिल्पा के भाई ने एनडीटीवी इंडिया से भी मदद मांगी और फिर हमने बात की क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र यादव से। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें लड़कियां बाहर से लाई जाती हैं, और उन्होंने दावा किया कि वो लोग सिर्फ पुलिस ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सूचना मिलते ही उन्होंने टीम तैयार कर रखी है। खैर, एडिशनल कमिश्नर के आदेश पर क्राइम ब्रांच की एक टीम छापेमारी के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार भी कोठे की मालकिन को रेड की खबर मिल जाती है और लगभग 15 लड़कियों के साथ शिल्पा को सीताराम बाजार के एक ब्यूटी पार्लर में भेज दिया जाता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुआ क्योंकि वहां उसे एक मौका मिला और वो वहां से भाग निकलती है। सो अब शिल्पा खुद को आजाद है, लेकिन चाहती है कि इन कोटों पर रहने वाले उसके जैसी सैकड़ों लड़कियों को भी आजादी मिल जानी चाहिए। वह कैदी बनकर के सभी तरह के जुल्म सहने को मजबूर है। इस मामले में शिल्पा की किस्मत और पुलिस का दबाव कुछ रंग लाया और आज शिल्पा आजाद होकर अपने घर लौट आई, लेकिन उसे यहां तक पहुंचाने वाले किसी भी गुनाहगार को न कर्नाटक पुलिस पकड़ पाई और न ही दिल्ली पुलिस पकड़ पाई।